गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू प्रीलिम बूस्टर। देखो आज की डेट हो गई है 17 मार्च 2025 और हम देख लेते हैं हिंदू के फ्रंट पेज पे क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहली बात यह है कि ऋषभ सर अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो इस वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है। तो बात कुछ ऐसी है कि यूएसए ने यमन में हुथी रिबेलियंस के जो टारगेट्स थे उनको अटैक किया है, राइट। जिसके चलते यमन में 31 लोगों की डेथ हो गई और 101 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अटैक जहां हुआ है उनकी बात करें तो सना जो कैपिटल है वहां तो हुआ ही है, उसके अलावा मारिब, अलबायद, इब, ताइज, धामर, हजा और सदा, ये करके कुछ और लोकेशंस है जिन पे अटैक किया गया है। अब यहां पर यूएसए का सीधा अटैक ईरान पे जा रहा है कि भाई ईरान जिस तरीके से सपोर्ट करके हुतीज को स्पेस प्रोवाइड कर रहा है तो ईरान यहां पर अपने आप को सेफ ना समझे, हम छोड़ेंगे नहीं। ईरान ने भी कह दिया कि भाई हमारी फॉरेन पॉलिसी को कोई बाहर से डिक्टेट करे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एक वोकल वॉर तो देखो ट्रंप के आते ही ईरान के साथ स्टार्ट हो गया। वैसे बाइडेन के टाइम पे भी अच्छा खासा चल रहा था बट ट्रंप थोड़ा सा बोलने में एक्स्ट्रा है, ये हो गया। हुतीज ने क्या किया अभी रिसेंटली कि यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है हैरी ट्रूमैन, उस पर अटैक कर दिया था, एक नेवल शिप एयरक्राफ्ट कैरियर उस पे। तो इसके चलते फिर ये एक कहते हैं ना कि रिटेलिएशन है यूएसए की तरफ से। और इसी वजह से आप देखोगे कि रेड सी होते हुए अभी भी ट्रेड रिज्यूम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर जो आपके एयर ये जो शिप ले जाने वाली कंपनियां हैं, ठीक है, कॉमर्शियल शिप्स को ऑपरेट करने वाली कंपनियां, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हुतीज का पता नहीं हमारे ऊपर कब अटैक कर दे और कितना लाखों करोड़ अरबों करोड़ों का हमारा नुकसान कर दे, ठीक है। लोकेशन आपको ध्यान होनी चाहिए कि इधर गल्फ ऑफ एडन है, इधर रेड सी है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली ये वाटर स्ट्रेट है जो कि यमन और जिबूती को सेपरेट करती है, जिसका नाम है बाबल मंदेब, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेने की जरूरत है। अब देखो आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत ही अच्छी न्यूज है कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अब आपके शहर जयपुर में भी अपनी लॉन्चिंग कर रहा है। डेट है 24 मार्च, ठीक है। समय रहेगा सुबह 10 बजे। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस इवेंट को अटेंड करने के लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा एक प्रॉपर फॉर्म के थ्रू, और फॉर्म की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के अपने आप को एनरोल कर लें और इस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, अब देखो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारी न्यूज अपडेट्स हैं उनको हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले है अस्त्रा बीवी राम। फुल फॉर्म सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, दैट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू मिसाइल। ये बेसिकली बीवी रैम जो है इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ना, मार्क 1, उससे एयरफोर्स के द्वारा। ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि इससे हमारी खुद की जो इंडिजीनियस डेवलप्ड मिसाइल्स हैं उन पे हमारे रिलायंस और इंपोर्ट पे हमारे रिलायंस को रिड्यूस करना, इंडिजीनियस पे तो रिलाई करना और इंपोर्ट्स पे रिड्यूस करना, वो चीज हो गई। तो उड़ीसा की कोस्ट से ये ट्रायल किया गया था। तो थोड़ा सा हम इस मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू मिसाइल सिस्टम जो है ये फाइटर जेट्स के लिए अब मोर और लेस तैयार हो चुकी है। इसके ट्रायल अभी एयरफोर्स के थ्रू कंडक्ट हो ही रहे हैं, ठीक है। इसको डेवलप करने वाली इंस्टीट्यूशन है दैट इज डीआरडीओ, और इसको मैन्युफैक्चर करने वाली पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट इज भारत डायनामिक लिमिटेड। ये याद रख लेना अपने को। इसका रेंज क्या है, ये 20 किलोमीटर जो ट्रायल किया गया ना, तो अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर हाई, और रेंज इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कितना 100 किलोमीटर से भी ज्यादा हिट कर सकती है टारगेट को। और इस पर्टिकुलर मिसाइल के फीचर्स की बात करें, हाइट मैंने बता दी, ऑपरेशन इस तरीके से हो सकता है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इसके अंदर है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। इसका मतलब ये हो गया कि ये जीपीएस या फिर रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होने वाला मैकेनिज्म नहीं है। इसमें खुद के ऑटो या सेल्फ डायरेक्शन या सेल्फ सेंसर्स लगे हुए हैं जो खुद के डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई मुझे जिस टारगेट को हिट करना है वो कहां पर है, किस स्पीड से चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली फिर वो अपने कोर्स को अपडेट कर लेती है। तो ये ध्यान रख लें। वॉरहेड की बात करें 15 किलोग्राम तक आप इसमें हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल डाल करके अटैक कर सकते हो। और काउंटर मेजर्स की बात करें तो जो एनिमी के रडार है जिनसे कि इन मिसाइल्स को डिटेक्ट करके उनको हिट किया जा सकता है, तो उसको टैकल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स इसमें इन्वॉल्व है। मतलब स्टील्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहां पर अप्लाई हो जाता है। सिग्निफिकेंस की ये देखो, हमारी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को राइज करेगा। एयरफोर्स के पास में आप कह सकते हो कि जैसे ही इसको प्रॉपर मैनर में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, तो सुखोई हो या फिर तेजस, इनके साथ में हमारी
जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। इसके अलावा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कि हम अलग अलग ऑल्टीट्यूड, अलग अलग हाइट्स के ऊपर अलग अलग टारगेट्स को हिट कर पाएंगे। इसके अलावा जो फॉरेन मिसाइल सिस्टम पे हम डिपेंड करते हैं उस पे हम कम डिपेंड करेंगे, हमारी सेल्फ रिलायंस हम इंश्योर कर पाएंगे। अगली न्यूज, यूनेस्को की तरफ। यूनेस्को देखो आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को टैग देता है, जिसके चलते लोग जो हैं इंटरनेशनली वो देखते हैं कि यार कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स है इस पर्टिकुलर कंट्री में, तो विजिट करने के लिए आते हैं। तो इंडिया अपनी लिस्ट को अभी बढ़ाना चाहता है। तो ऐसे में इंडिया ने अभी रिसेंटली 6 और प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है ना उसमें ऐड करवा दिया। देखो एक तो होती है फाइनल लिस्ट, एक होती है टेंटेटिव लिस्ट। टेंटेटिव का मतलब सिंपल है कि हाँ भाई इनको हम चाहते हैं कि इन साइट्स को आप वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे डिक्लेयर कर दो, जिससे कि फिर हमारे यहां पर टूरिज्म को हम अट्रैक्ट कर सके और बेनिफिट्स भी दे सके उन साइट्स की प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो टेंटेटिव का मतलब होने वाली है ना। तो ऐसे में 6 हमने और ऐड करा ली, और फाइनल कितनी है टोटल हमारे पास में ऑलरेडी 43। तो 43 में एडिशन नहीं है, ये एग्जिस्टिंग जो हमने रिक्वेस्ट डाल रखी है, ये मानो कि हम चाहते हैं कि यार ये तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होनी चाहिए। तो टेंटेटिव लिस्ट की अगर बात करें तो ये इन्वेंट्री होती है, साइट्स की एक लिस्ट होती है पूरी पूरी पूरी, जो कि एक कंट्री के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस को गेन करने के लिए। ठीक है, ये एक मैंडेटरी स्टेप है अगर आपको अपनी साइट्स को यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड कराना है। अभी इंडिया की तरफ से 62 एंट्रीज जा चुकी हैं, ये ध्यान रखें। कौन कौन सी अभी 6 आइडेंटिफाई हुई है? एक तो कंगेड वैली नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। ये लाइमस्टोन केव्स बायोडायवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी फेमस है। लाइमस्टोन केव है, वाटरफॉल्स है, डेंस फॉरेस्ट और बायोडायवर्सिटी फ्लोरा एंड फौना की अच्छी है। इसी के अलावा मुदुमल मेगलिथ मेनहिर, ये बेसिकली तेलंगाना में लोकेटेड प्री हिस्टोरिक पीरियड के आप कहोगे कि ब्यूरियल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, डेड बॉडीज को गाड़ने वाली स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये आर्कियोलॉजिकली और एंथ्रोपोलॉजिकली स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ अशोकन एडिक्ट्स की बात करें तो इनके मल्टीपल स्टेट्स, आपको पता है कि अशोका के टाइम के ऊपर लिखे हुए, मौर्यन एम्परर के टाइम पे लिखे हुए बहुत सारे मैसेजेस, ठीक है, रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है, पिलर्स हैं, तो उनको भी प्रिजर्वेशन देने की बात। तो रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर्स की जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया देता है, उस टाइम के रिलीजन और गवर्नेंस का आइडिया देता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है। इसके अलावा 64 योगिनी टेम्पल, अलग अलग स्टेट्स में 64 योगिनी के अलग अलग आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि अच्छी खासी उठी हुई प्लेटफॉर्म पे बने हुए सर्कुलर शेप में बने हुए मंदिर है। तो बोले इनको भी हमें प्रोटेक्शन देनी है तो रिकॉग्निशन दीजिए, हमारी रिक्वेस्ट गई है। फिर इसके अलावा गुप्त काल की बात करें तो उनके टाइम के मंदिर, गुप्त काल की आर्किटेक्चर तो आप पढ़ते ही हो अपने आर्ट एंड कल्चर में, राइट। तो उसमें गुप्तरा जो कि 4 से 6 सेंचुरी के टाइम पे एकदम फ्लॉरिश कर रहा था उस टाइम की ये बिल्डिंग्स है, टेंपल बिल्डिंग्स, उनकी कंजर्वेशन के लिए हमने रिक्वेस्ट डाल दी कि भाई यूनेस्को के अंदर इसकी एंट्री होनी चाहिए। इसके अलावा पैलेसेज एंड फोर्ट्रेसेस ऑफ बुंदेल, बुंदेल राजपूतों के द्वारा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉर्डर के आसपास वाले एरिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप करवाया था अपने टाइम पे, उसकी कंजर्वेशन, उसके प्रोटेक्शन के लिए यूनेस्को में हमने अपनी रिक्वेस्ट डाल दी है। यूनेस्को की अगर बात करें तो हमारे यहां से अभी तक 43 साइट्स को हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ, जिसमें कल्चरल वाली तो है 35, नेचुरल वाली है 7। कल्चरल में ताजमहल, जयपुर सिटी ये हो गई, नेचुरल में काजीरंगा नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट्स ये हो गए, और एक है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब जो कल्चरली भी इंपॉर्टेंट है और नेचुरली भी उसको सिग्निफाई, मतलब एक तरीके से रिकॉग्निशन मिला हुआ है, तो है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है। अभी लेटेस्ट किसकी एंट्री हुई 2024 में, इसमें डिटेल्ड एक वीडियो बनाया था हमने, जिसको हम बोलते हैं मोइडम्स, अहोम डायनेस्टी के ब्यूरियल माउंट्स। मतलब अहोम डायनेस्टी असम की, और वहां पर जो भी कह सकते हो रॉयल फैमिली से जिन लोगों का भी डिमाइस हुआ, तो उन लोगों का ब्यूरियल, उनकी डेड बॉडी जो गाड़ी गई थी वहां पर, उस तरीके का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज हो रखा है हमारी तरफ से 2024 में। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो सीधी बात है, कल्चरली, नेचुरली और मिक्स सिग्निफिकेंस। इसका मतलब सिंपल है कि आप टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हो, कंजर्वेशन को प्रमोट करना चाहते हो, जिससे कि साइट्स की प्रोटेक्शन हो, और जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट आइडेंटिटीज हैं, उनको आप आगे कंटिन्यू कर सको। ये सारे मैटर होता है। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुआ था 1972 में यूनेस्को का, तब ये चीज आइडेंटिफाई की गई थी कि यार हमें कहीं ना कहीं ग्लोबली कल्चर को इनको प्रमोट करने की जरूरत है, प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, जिससे कि लोग एजुकेट भी कर सके और अपनी आइडेंटिटी को समझ भी सके, है ना। टारगेट क्या हुआ? टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एंश्योर करना कि हमारी टूरिज्म भी आए, पैसा भी कमाया जाए, और जो है उसको हम मेंटेन भी करके चलें।
सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ती है और कंजर्वेशन एफर्ट्स पे भी काम होता है, लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है भाई, हर कोई ध्यान देता है कि यार ये देखो जयपुर की चार दीवारी कितनी डैमेज हो रखी है, इसको सही से प्रोटेक्ट करो, तो वो चीजें आती हैं फिर, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर आपका एडिशन होना टूरिज्म को प्रमोट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाता है और कल्चरल प्राइड भी आपका इंक्रीज होता है। इसके अलावा यूनेस्को की बात करें तो ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसका मेन काम है ग्लोबल पीस को प्रमोट करना, सिक्योरिटी को प्रमोट करना, किसके थ्रू, लोगों को एजुकेट करो, साइंस को प्रमोट करो, कल्चरल आइडेंटिटीज को लिंक करो, उनको प्रोटेक्ट करो और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करो। 1945 में स्थापित हो रखी है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। ऑब्जेक्टिव एजुकेशन को प्रमोट करना, इसी से बस वही चीजें आ रही है, रिपीट हो रही है, राइट। इसके अलावा यूनेस्को के द्वारा कई लिस्ट भी पब्लिश की जाती है, जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, कल्चरल, नेचुरल और ग्लोबल इंपॉर्टेंस वाली, ठीक है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जैसे वो आर्ट एंड कल्चर जो कि हम फील कर सकते हैं, टेंजिबल का मतलब टच करना, इंटेंजिबल मतलब फील, जैसे कि आर्ट, प्रैक्टिस, ट्रेडिशन, डांस, ये सारी चीजें आ गई आर्ट्स में, है ना, तो वो उनकी लिस्ट भी डिक्लेयर होती है। इसके अलावा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ये भी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, साइट ऑफ जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो भी है, उनको भी यूनेस्को अपनी एक लिस्ट के थ्रू डिक्लेयर करता है। इसके अलावा यूनेस्को की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी लगाए जा रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना लर्निंग के साथ में। नंबर 2 मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ये तो आपको पता ही है, हमें कोई डाउट ही नहीं है, बायोस्फीयर वाला मैंने खुद नहीं पढ़ाया आपको। फिर आ जाओ क्रिएटिव साइट्स सिटीज नेटवर्क, इसमें भी कल्चरल इंडस्ट्री को हमें कनेक्ट करते हुए प्रोटेक्शन देना, लिंक तैयार करना, जिससे कि स्टोरी बने, राइट। इसके अलावा इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, आईपीडीसी भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ये चारों इनिशिएटिव आपको याद रख लेने हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक आइस सेवेंथ। होता क्या है कि हम आइस की बात करें तो आपको सॉलिड लिक्विड में देखने को मिल जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में गैसियस फॉर्म में भी आइस का प्रेजेंस आपको दिख जाएगा। बट अभी के टाइम पे एक प्रैक्टिकल आप कहोगे लेबोरेटरी टेस्ट ट्रायल किया गया, जिसके चलते आइस की फोर्थ स्टेज का भी पता पड़ गया और उसको बोल दिया गया प्लास्टिक आइस सेवेंथ। अब ये कैसे काम करता है, कैसे ये अपीयरेंस में आती है, कैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे वो देखें। तो इस तरीके से ये देखो, आइस का नॉर्मली हम क्यूब देख लेते हैं, राइट, बट वहीं पर एक आइस जो है वो एक प्रॉपर रिजिड स्ट्रक्चर में तो है, बट आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं गैस की तरह, मतलब सॉलिड और गैस का एक मिक्स सा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। इस वजह से इसको फिर बाद में एक फोर्थ स्टेज के तौर पे बोल दिया प्लास्टिक आइस सेवेंथ, है ना। तो सॉलिड स्ट्रक्चर में रहते हुए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं रैंडमली। 2008 में इसके बारे में आइडिया लग गया था, बट एक होता ना कि हाँ भाई इसके ऊपर और डिटेल्ड स्टडी कर ली जाए। तो स्टडी के अंदर जो मेथड यूज किया गया दैट इज एडवांस्ड क्वासी इलास्टिक न्यूट्रॉन स्कैटरिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जिसके चलते आप अलग अलग मटेरियल्स की स्टडी कर पाते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा आगे कि कैसे ये काम करता है। इसमें जनरली ये होता है कि आप एक तरफ से न्यूट्रॉन्स जो है उनका एक कह सकते हो कि एक पूरी लाइन की लाइन बम्बार करते हो, है ना, और बीच में जिस मटेरियल की स्टडी करनी है वो डाल दो। अब ऐसे में यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं आइस के या वाटर के, वो जब मूव करेंगे ना फ्रीली, तो उसकी वजह से ये जो इधर की तरफ से रेडिएशन आ रहे हैं न्यूट्रॉन के, वो रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट करके आप यहां से देखोगे कि एक्चुअल में कितना यहां पर स्कैटरिंग हो रही है मूविंग मॉलिक्यूल या स्टेबल मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ वेरिएशन कितना है, तो हाँ भाई मूवमेंट तो है अंदर की तरफ। तो वो आइडिया लगाने के लिए स्टडी की गई। इस डिस्कवरी से ये पता पड़ेगा कि पानी जो है वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में, अब कभी जुपिटर पे कभी मार्स पे हम कहीं ना कहीं पानी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पर पानी कैसे बिहेव कर रहा है, तो उसकी स्टडी में हेल्प करेगा ये। फीचर्स मैंने बता दिया, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, बट यहां पर एक तरीके से मॉलिक्यूलर मूवमेंट लगातार चलता रहता है वाटर पार्टिकल्स का विद इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा, ये जो स्टडी की गई थी ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर 3 गीगा पास्कल, इसका मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे 30,000 गुना ज्यादा प्रेशर पे ये स्टडी की गई थी। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ जी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये मिलता है ना। और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा 177 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप सोचोगे टेम्परेचर इतना ज्यादा है पर उसके बावजूद ये आइस फॉर्म में कैसे, ओ भाई प्रेशर भी तो है। टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों का कॉम्बिनेशन काम करता है, तभी तो अर्थ के सेंटर में जो हमारा इनर कोर है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होने के बावजूद भी सॉलिड में है। क्यों जी? क्योंकि इनर टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज्यादा है,
तो प्रेशर प्रिवेल कर गया टेम्परेचर पे। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड विद दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, राइट। तो सिग्निफिकेंस देखो, हमारी वाटर जो है उसकी अलग अलग स्पेशल या प्लेनेटरी एटमॉस्फेयर में स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ जुपिटर और सैटर्न के जो आईसी मून्स है, जैसे जुपिटर का गैनीमेड है और सैटर्न का टाइटन है, तो वहां पर भी स्टडी करने में हेल्प मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा प्लास्टिक आइस सेवेंथ की अगर बात करें तो ये पानी किस किस तरीके से स्पेस में बिहेव करेगा, जनरली वही बातें आ रही है ना। हमें कहीं ना कहीं न्यू मटेरियल्स को एक्सप्लोर करना, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा क्वेसी इलेक्ट्रिक इलास्टिक न्यूट्रॉन स्कैटरिंग क्वेंस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्या होता है इसमें जनरली इस पर्टिकुलर मेथड की स्टडी यूज की जाती है उन्हीं पर्टिकुलर मटेरियल्स की स्टडी करने में जहां पर हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो और वहां पर आपको रैंडम मूवमेंट देखने को मिले। कभी डिफ्यूजन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रही है, स्टोकेस्टिक दैट मींस रैंडमली मॉलिक्यूल कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर टकरा रहे हैं एक दूसरे से, ऐसी मूवमेंट होती है, तब स्टडी किया जाता है। और इसमें क्या है जी, आप न्यूट्रॉन्स की एक पूरी बम्बारमेंट करवा करके उसकी जो भी वेरिएशन आ रहा है उसके पाथ में, उसको आप स्टडी करते हैं। फिर आ जाओ आप बोंगो सागर 25। ये देखो, एक इंडिया ने बांग्लादेश के बीच की एक नेवल एक्सरसाइज है बोंगो सागर 2025। इसमें मेन टारगेट है कि बे ऑफ बंगाल रीजन में दोनों कंट्रीज लोकेटेड है, तो साथ मिलकर के अगर काम करेंगे तो कल की कोई प्रॉब्लम आए तो हम टैकल कर सके। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक तो ज्वाइंट नेवल ऑपरेशन हो गया, इसमें इंडिया की तरफ से आईएनएस रणवीर और बांग्लादेश की तरफ से बीएनएस अबू उबैदा, इसकी पार्टिसिपेशन देखने को मिली। अगर हम देखें तो इस यहां पर हमारी तरफ से सागर प्रोग्राम रन कराया जा रहा है कि इंडियन ओशियन रीजन में हम हमारे रीजन में जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनको हम टैकल करने में हमारी तरफ से एफर्ट डाल सकें। सागर का मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस विजन के साथ हम काम करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। एक्सरसाइज की ऑब्जेक्टिव, सबसे पहली बात, दोनों एक दूसरे के साथ एक कोलैबोरेशन में काम करते हैं ना, तो दोनों कंट्रीज की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनसे आप लर्न कर सकते हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में। कोलैबोरेशन इंप्रूव करना है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना है जी। आ जाओ प्रधानमंत्री युवा 3.0। देखो, हमारे देश के अंदर रीडिंग, राइटिंग, रिसर्च, इन चीजों को प्रमोट करने से रिलेटेड ये प्रोग्राम ऑलरेडी 2021 में स्टार्ट हो गया था, बट अभी ये तीसरा इसका एडिशन है, वो लॉन्च किया गया है। नाम याद रख लें, प्रधानमंत्री स्कीम फॉर मेंटरिंग यूथ ऑथर्स। मतलब 30 या उससे कम उम्र के जो भी लोग हैं, 30 या उससे कम उम्र के जो भी लोग हैं जो कि रिसर्च में या राइटिंग, रीडिंग, बुक कल्चर, इनमें अपना पार्टिसिपेशन देना चाहते हैं, उनके लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और ये ऑर्गेनाइज कराने वाली एंटिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उनके द्वारा नोडल एजेंसी के तौर पे ये काम कर रहे हैं। काम क्या है कि भाई जो यंग और जो बडिंग ऑथर्स हैं, अगेन वो 30 साल से कम उम्र वालों को बोला जाएगा, है ना, तो उनके अंदर आप रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर को प्रमोट करना। इससे क्या होगा, हमारी खुद की जो ट्रेडिशंस हैं उनको हम इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं, राइट। इसके लिए एलिजिबिलिटी, उम्र का तो आपको पता पड़ गया। लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है, हमारी जो 8th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस है, वो प्लस इंग्लिश, तो टोटल 23 लैंग्वेजेस में पार्टिसिपेशन होगा, कंपटीशन होगा। और आप देखेंगे कि ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट जब होगा तो उसमें से 50 फाइनल ऑथर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उनको एनकरेज किया जाएगा कि भाई आप अपनी तरफ से काम करो, गवर्नमेंट फिर आगे फर्दर फंडिंग, असिस्टेंस देने का काम आगे करेगी। टारगेट क्या है, हम हमारी रिच कल्चर को अप्रिशिएट करें, खुद समझें और उससे रिलेटेड लिटरेचर और उनको हम प्रमोट करें, जिससे कि दुनिया हमारे बारे में जाने कि हाँ वाकई में इंडिया कुछ अच्छा कर रहा है, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हमने बात कर ली, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी नोडल एजेंसी है ही, बट एक्चुअल में जो इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ही काम कर रही है, दैट इज नेशनल बुक ट्रस्ट, है ना। थीम क्या रहेगी, सबसे पहला थीम, मतलब ये पार्टिसिपेशन करेंगे ना लैंग्वेजेस में अलग में, तो कुछ ना कुछ थीम भी तो दी जाएगी भाई, किस बार आपको लिखना है, किस पे आपको अपनी इंडिया की ग्लोरी को एक्सप्लोर करना है। तो वो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग, इसके लिए 10 ऑथर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। टोटल 50 आएंगे ना, तो 10 तो इस कंपटीशन के थ्रू निकाले जाएंगे जीतने वालों को, ठीक है। फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम से 20 ऑथर्स निकाले जाएंगे। और मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये 1950 से 2025 तक की पूरी आपको इंडिया की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हुए अपनी बातें लिखनी है, उनमें से 20 ऑथर निकाले जाएंगे। टोटल 50 हो गए और इन 50 को फिर बाद में आगे प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। इसमें मेंटरशिप के लिए क्या चीजें की जा रही है, नेशनल कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, जिसके चलते जो भी इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आकर के अपनी, एक कहते ना कि 1-to-1 कांटेक्ट कर सकें,
सारी चीजें, ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली बुक फेयर जो होगा 2026 में, तब ये मेंटरशिप का प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है। और ये कंपटीशन भी उसी टाइम पे मोटा मोटा होने वाला है। आ जाइए दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी के बारे में अब जान लेते हैं। बात कुछ ऐसी है कि मेघालय की एक सिटी है जिसका नाम है ब्रिनहत। ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन चुकी है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है। ये असम और मेघालय बॉर्डर पर लोकेटेड है। तो इस सिटी की अगर हम बात करें तो पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए ये ऊपर की तरफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कर रही है और इसी के सदर्न बैंक पे लोकेटेड है आपका गुवाहाटी। और इससे थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ आओगे तो यहां पर ये है ब्रिनहित, ये की असम और मेघालय के बॉर्डर पे लोकेटेड है। ध्यान रखें ये रिवर उमत्रू के किनारे पर लोकेटेड है। अच्छा, रिवर उमत्रू का एक और नाम है मैं बता देता हूं, दैट इज दिगारू। दिगारू रिवर के नाम से भी जाना, और दिगारू रिवर के किनारे पर ही शिलोंग बसा हुआ है, मेघालय की कैपिटल। तो यहां पर क्या है, इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, कोयले की बड़ी प्रोसेसिंग होती है। और यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ब्रिनहित की, ये बेसिकली सॉसर शेप है, इस तरीके से खड्डे में है। तो इस वजह से यहां पर एक इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज वैली बेसिन इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, खड्डे में पूरा जो पॉल्यूटेंट कंटेंट होता है आसपास का वो ट्रैप हो जाता है, हवा से बाहर निकल नहीं पाता। इस वजह से यहां पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा देखी गई है। तो मेघालय का जो रिबोई डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर सिचुएटेड ये इंपॉर्टेंट सिटी आ गई। और देखोगे तो गुवाहाटी से ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड है। मैं ऑलरेडी बता, शिलोंग से 65 किलोमीटर लोकेटेड है। और 2.5 जो है पीएम, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप देखो 128.2 हो गई है ना, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि WHO के 0.5 माइक्रोग्राम के कंपैरिजन में 25 गुना ज्यादा है। सीधा दिख रहा है क्या रीजन है, मैंने बताया बॉल शेप या सॉसर शेप, टोपोग्राफी, वैली एंड बेसिन इफेक्ट बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा यहां पर कोल रिजर्व है, मेघालय में रेड हॉल माइनिंग होती है ना, तो उसकी इलीगल इतनी ज्यादा, मतलब कोकिंग में कन्वर्ट किया जाता है उसको, सुखा करके उसकी मॉइस्चर कंटेंट को हटा करके, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं आपको वहां पर बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि पोल्यूशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत सारे व्हीकल वहां पे चलते रहते हैं, इंडस्ट्रियल हब है ये, तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और गुवाहाटी वाला जो रीजन है ये वहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेंड भी हो चुका है, तो अर्बन सेटलमेंट है, तो जिसके चलते पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। यहां पर रेड कैटेगरी की इंडस्ट्रीज आपको बहुत दिखेंगी जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के तहत रिकॉग्नाइज्ड है। तो 20 यूनिट तो असम में है, 5 यूनिट मेघालय में, तो बोलो पोल्यूशन बढ़ेगा कि नहीं। ऑरेंज कैटेगरी की 15 यूनिट असम की और 22 यूनिट मेघालय की, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसके अलावा कोक वाला काम है, सीमेंट का काम होता है, फेरो एलॉय, स्टील, डिस्टिलेशन, ब्रिक, आपको ईंटों के भट्टे चल रहे हैं वहां पे, है ना। नॉन कंप्लायंस, भाई सीधी बात है कि जो भी इंडस्ट्रीज वहां पे ऑपरेट हो रही है, तो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, वो इंस्टॉल नहीं मिलेंगे। व्हीकलर एमिशन बहुत ज्यादा, ट्रैफिक इतना ज्यादा चलता है, जो व्हीकल वहां पे डीजल बेस्ड चल रहे हैं ना, हैवी व्हीकल, वो बिल्कुल भी कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये तो चलो सिटीज की तो हाल ही खराब है ना। आप देखो कि पोल्यूशन का आपको सर्टिफिकेट इशू करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी कितना ही धुआं फेंक रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पोल्यूशन का सर्टिफिकेट 100, 125 या 50 रुपए के अंदर इशू करवा लेते हो, फिर चाहे धुआं फेंकते रहो, फिर कोई नहीं रोकने वाला। तो वो चीजें रुकने की जरूरत है। खैर आ जाइए नेक्स्ट पे। इंडिया ने साउथ ईस्ट एशियन सर्विलियंस नेटवर्क को डेवलप करने की बात कही है। क्यों जी? क्योंकि हेल्थ जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और WHO की तरफ से ऑलरेडी साउथ ईस्ट एशियन रीजन ऑफिस अपना ऑर्गेनाइज करवा रखा है। क्योंकि भाई सीधी बात है, जब एक कंट्री, इंडिया देखो ऑलरेडी अपने सॉफ्ट पावर में अच्छा खासा गेन कर चुका है, तो क्यों ना हम आगे बढ़ के थोड़ा और कोऑपरेट करें, जो भी कहते हैं ना कि इंडिया की तरफ आशा की नजरों से देखने वाले कंट्रियों की। तो ऐसे में साउथ ईस्ट एशियन नेटवर्क फॉर ट्रांसबाउंड्री कोलैबोरेटिव सर्विलियंस की बात इंडिया ने कही है कि क्यों ना हम इस तरीके से एक प्रोग्राम, एक फ्रेमवर्क तैयार करें, जिसके चलते इंडिया जितना हो सके उतना बढ़िया से हेल्प कर सके और हेल्प ले सके। वैसे देने की मेन काम है, ठीक है। एम क्या है कि हम कैसे भी करके मल्टी सोर्स सर्विलियंस, दैट मींस कहीं पर कोई बीमारी का आउटब्रेक हो रहा है तो उसको हम जल्दी से रिकॉग्नाइज कर ले। इससे क्या होगा, फर्दर फिर दुनिया में ना फैले कोरोना, जैसे चाइना ने जो लापरवाही की थी। इसी तरीके से आप देखोगे क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन पे भी ज्यादा ध्यान, इसमें टोटल 11 कंट्रीज आते हैं। ये जो सेओरा है ना, शेयरो, इसमें टोटल 11 कंट्रीज आते हैं, उनकी बात हम आगे करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, रियल टाइम हेल्थ डेटा को हम एक तरीके से ऑर्गेनाइज भी करें और शेयर भी प्रॉपर कर सकें। कोई भी बीमारी अगर आए उसको जल्दी से डिटेक्ट करना, उसको मॉनिटर करना, जैसे कोरोना जैसी बीमारियां आती रहती हैं, है ना। इसके अलावा एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कि हाँ वाकई में कहां पर कितनी प्रॉब्लम है, तो एग्जैक्टली वहां पर उसके अकॉर्डिंग
एफर्ट्स लगाए जाए। इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करें तो डब्ल्यूएचओ का ये डब्ल्यूएचओ ने अपने रीजनल मैनुअल्स भी इशू कर रखे हैं कि कहां पर कोई भी पब्लिक हेल्थ अगर क्राइसिस आता है तो क्या काम हमें करना है। इसके अलावा मल्टी सोर्स कोलैबोरेशन की बात यहां पर ऑलरेडी डब्ल्यूएचओ ने प्रपोज कर रखी है कि भाई साथ मिलकर के सभी कंट्रीज इकट्ठा होकर काम करेंगे तो अच्छा होगा। इसमें इंडोनेशिया, नेपाल ऑलरेडी इस इनिशिएटिव पे काम कर चुके हैं। जो मैनुअल है ना डब्ल्यूएचओ का इस पर्टिकुलर रीजन साउथ ईस्ट एशिया के लिए, उस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा लेबोरेटरी सिस्टम को इंप्रूव करना जिससे कि जल्दी से जल्दी कोई दवाई तैयार करनी हो, रिसर्च करनी हो तो वो हो सके। इसके अलावा क्रॉस सेक्टोरल पार्टनरशिप, इसका मतलब कि एक तरफ जो मॉनिटर कर रहे हैं या फिर जो लोग सर्विलांस कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, एक लेबोरेटरी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो कौन उनके बीच में एक प्रॉपर इंटीग्रेशन किया जाए। की फोकस क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर इंडिया के द्वारा जो प्रपोजल दिया उसमें देखो, हम पेंडेमिक और एपिडेमिक्स के लिए तैयार रहे। जो जानवरों से इंसानों में बीमारियां फैलती है, जूनोटिक्स, उनको टैकल कर सके। खाना खाने से जो बीमारियां फैल रही है वो देख सके। इसके अलावा जो वेक्टर बोर्न मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां जो कि जनरली क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, उनको टैकल कर सकें। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स और हर कुछ ही दवाइयां लेने की वजह से जो अनअवेयरनेस की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, जिनको हम एक तरीके से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, है ना, वो बीमारियां जो कि अंधाधुंध बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम करने की वजह से हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है, तो उनको टैकल करना। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच के बेसिस पे काम करने की बात हो रही है। सीआरओ की बात करें तो ये देखो, डब्ल्यूएचओ के टोटल 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, उनमें से एक है ना, और ये फोकस कर रहा है साउथ और ईस्ट एशियन रीजन में। ठीक है, आप देखो इसके 11 मेंबर कंट्री, बांग्लादेश है, भूटान, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, इसके अलावा म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर लेसेते। तो इंडिया भी आ गया, और आप देख लो नॉर्थ कोरिया भी है। इसका मतलब ईस्ट वाला ईस्ट एशिया और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, इन सबको कंबाइन करके ये एक रीजन बना रखा है। 1948 में ये सीआरओ वाला कॉन्सेप्ट है, ये डब्ल्यूएचओ ने स्टार्ट किया था। टारगेट आपको पता समझ ही गया कि रीजन स्पेसिफिक हेल्थ पॉलिसीज को प्रमोट कर सके, टेक्निकल असिस्टेंस को प्रमोट कर सके, राइट। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसलिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो मेन टारगेट है पॉलिसी मेकिंग, कोलैबोरेशन इन हेल्थ इमरजेंसीज। ऑब्जेक्टिव भी वो मोटे मोटे वही चीजें रिपीट हो रही है। ठीक है, अच्छा, इनिशिएटिव ध्यान रख लेने हैं। एक तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, एक एलिमिनेशन ऑफ मीजल एंड रुबेला, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मॉनिटरिंग, इसके अलावा मल्टी सोर्स कोलैबोरेटिव सर्विलियंस, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस फॉर डिफरेंट पेंडेमिक एटसेट्रा। ये सारी चीजें, ये मोटा मोटा 2-4 इनिशिएटिव्स को तो हमें ध्यान रख लेना ही है कि सीआरओ के द्वारा क्या क्या चीजें चलाई जा रही है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही था। बाकी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।